आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। अदालत में आखिर सच साबित कैसे होता है? क्या हर जानकारी, हर तथ्य मायने रखता है? हमारे पास ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट की कार्यवाही में कौन से तथ्य प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट माने जाते हैं और क्यों। ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए ये समझने की कोशिश है कि न्याय व्यवस्था सबूतों को कैसे देखती है, कैसे परखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम या BSA ये है क्या असल में, और ये इतना अहम क्यों हो गया है? नमस्कार। देखिए, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये असल में भारत में सबूतों से जुड़े कानून की कह सकते हैं एक नई बुनियाद है। इसने 1872 के काफी पुराने कानून की जगह ली है। अब देखिए, पुराने कानून का मकसद भी सबूतों के नियमों को इकट्ठा करना और उनमें सुधार लाना था। लेकिन समय के साथ ना उसमें कुछ जटिलताएं आ गई थीं, कुछ बातें पुरानी पड़ रही थीं, तो ये नया BSA उन्हीं को दूर करने की कोशिश है। कानून को आज के हिसाब से, खासकर टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपडेट करने का एक प्रयास है। अच्छा, अपडेट करने की कोशिश, तो मतलब इसमें पुरानी बातें भी हैं और कुछ नया भी जोड़ा गया है। कोई खास बदलाव जिन पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुराने कानून के कई जो बुनियादी सिद्धांत थे वो तो इसमें वैसे ही शामिल है, जैसे स्वीकारोक्ति मतलब कन्फेशंस कैसे दर्ज होंगे, सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, और यही मौजूद जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, तथ्यों की प्रासंगिकता। लेकिन जो एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी लगता है आज के जमाने में। बिल्कुल। अब जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या कंप्यूटर की कोई फाइल, इन जैसे डिजिटल सबूतों को भी प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस का दर्जा दिया गया है। अब आप सोचिए आज के टाइम में ये कितना जरूरी है ना? मतलब अब फोन या लैपटॉप का डेटा उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कोई पुराना कागजी दस्तावेज। मोटे तौर पर इस अधिनियम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा परिभाषाओं और इंट्रोडक्टरी चीजों का है। दूसरा हिस्सा, जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं, वो है तथ्यों की प्रासंगिकता, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। और तीसरा हिस्सा सबूत कैसे पेश किए जाएंगे, उनका क्या असर होगा, उससे जुड़ा है। अच्छा, तो आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, तथ्यों की प्रासंगिकता। ये शब्द बार बार आ रहा है। सुनने में तो लगता है कि जो भी चीज केस से जुड़ी हुई है वो प्रासंगिक है, पर कानूनी नजरिए से इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, यहीं पर ना बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ। देखिए, आम भाषा में प्रासंगिक का मतलब होता है जुड़ावा। हाँ। अगर एक चीज जानने से दूसरी चीज के होने या ना होने का अंदाजा थोड़ा भी बढ़ता या घटता है, तो हम कहेंगे वो तार्किक रूप से जुड़ी हुई है, लॉजिकली कनेक्टेड है। जैसे आसमान में काले बादल देखें तो लगता है बारिश हो सकती है। ये एक लॉजिकल कनेक्शन है, इसे लॉजिकल रिलेवेंसी कहते हैं। लेकिन कानून की दुनिया में सिर्फ इतना काफी नहीं होता। सिर्फ लॉजिकल होना काफी नहीं, तो फिर कानून क्या देखता है, क्या अलग है उसमें? हाँ, कानून ना एक कदम और आगे जाता है। हाँ? BSA की धारा 2(1) के ये बताती है कि कोई तथ्य प्रासंगिक तब माना जाएगा जब वो किसी दूसरे तथ्य से अधिनियम में बताए गए तरीकों से जुड़ा हो। खास तौर पर धारा 4 से लेकर 50 तक में जो तरीके दिए गए हैं उनके अनुसार। अच्छा, धारा 4 से 50? जी, ये तरीके बताते हैं कि किन किन तरह के जुड़ावों को कानूनी मान्यता मिलेगी। ये जुड़ाव मामले के जो मुख्य सवाल होते हैं, जिन्हें प्रश्नगत तथ्य या फैक्ट्स इन इशू कहते हैं, उनको साबित करने या गलत साबित करने में मदद करते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो कानूनी प्रासंगिकता के लिए सिर्फ लॉजिकल जुड़ाव नहीं, बल्कि कानून द्वारा तय किए गए ढांचे में, उस फ्रेमवर्क में फिट होना जरूरी है। समझ गए। मतलब कनेक्शन तो हो, पर वो कनेक्शन कानून की नजरों में भी वैलिड होना चाहिए जो उन धाराओं में बताया गया है। लेकिन मान लीजिए कोई तथ्य है जो लॉजिकली भी जुड़ा है और इन धाराओं के हिसाब से कानूनी रूप से भी प्रासंगिक है, तो क्या अब वो पक्का अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? यहीं पर एक और सिद्धांत आता है, स्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी का। देखिए, प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंस सिर्फ ये देखती है कि तथ्य जुड़ा है या नहीं और क्या वो जुड़ाव कानून के हिसाब से ठीक है। लेकिन स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी, ये तय करती है कि उस प्रासंगिक तथ्य को अदालत में सबूत के तौर पर पेश करने की इजाजत है या नहीं। ये सख्त कानूनी नियमों पर आधारित है। इजाजत मतलब प्रासंगिक होने के बाद भी इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ, बिल्कुल।
बीएसए की धारा 141 कहती है कि सबूत स्वीकार्य एडमिसिबल तभी होगा जब वो प्रासंगिक हो और उसे ठीक तरीके से पेश किया गया हो, स्थापित किया गया हो। जब कोई वकील मान लीजिए कोई सबूत पेश करता है तो जज साहब पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये बात साबित हो भी जाती है तो ये केस से कैसे जुड़ेगी, कैसे प्रासंगिक होगी। और जज को जब यकीन हो जाएगा कि हाँ ये प्रासंगिक है तभी वो सबूत स्वीकार किया जाएगा, वरना नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अदालत किसी ऐसी जानकारी को भी खारिज कर सकती है जो मामले से जुड़ी हुई लगती हो, मतलब प्रासंगिक तो है पर फिर भी खारिज। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इससे सच सामने आने में रुकावट नहीं होती? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और होता भी है। इन्हें अपवाद एक्सेप्शंस कहते हैं। देखिए, अदालत का काम सिर्फ सच ढूंढना ही नहीं है, बल्कि निष्पक्ष तरीके से नियमों के दायरे में रहकर न्याय करना है। कभी कभी कोई सबूत प्रासंगिक तो होता है, रेलेवेंट होता है, लेकिन उसे पेश करने से फायदे से ज्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। नुकसान? किस तरह का नुकसान? जैसे मान लीजिए कोई सबूत है, उसका साबित करने वाला मूल्य यानी प्रोबेटिव वैल्यू, मतलब मामले के तथ्य को साबित करने की उसकी ताकत, वो तो बहुत कम है, लेकिन उस सबूत से जज या जूरी के मन में किसी पार्टी के खिलाफ एक अनुचित पूर्वाग्रह, अनफेयर प्रेजुडिस पैदा होने का खतरा बहुत ज्यादा है। या फिर उस सबूत से, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकने, कंफ्यूजन ऑफ इश्यूज का डर है, या सुनवाई में बेवजह की देरी, अनड्यू डिले हो रही हो, या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही बात को साबित करने के लिए ढेर सारे एक जैसे सबूत, क्यूमुलेटिव एविडेंस लाए जा रहे हों। तो ऐसी स्थितियों में अदालत ऐसे प्रासंगिक सबूत को भी स्वीकार करने से मना कर सकती है। अच्छा, तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है कि सबूत कितना मजबूत है, बनाम कहीं वो पूरी सुनवाई को पटरी से तो नहीं उतार देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, और साथ ही जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, बीएसए की धारा 3 ये भी साफ करती है कि सिर्फ वही तथ्य स्वीकार्य होंगे जिन्हें कानून ने खासकर धारा 4 से 50 में प्रासंगिक घोषित किया है। तो अगर कोई बात लॉजिकली तो जुड़ी हुई लगे पर कानून उसे प्रासंगिक नहीं मानता तो वो वैसी बाहर हो जाती है। तो संक्षेप में, लॉजिकली जुड़ी हर बात कानूनी तौर पर प्रासंगिक नहीं होती, और कानूनी तौर पर प्रासंगिक हर बात स्वीकार्य हो ये भी जरूरी नहीं है। ये एक तरह का फिल्टर है, कह सकते हैं। हाँ, ये फिल्टर वाली बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये फिल्टर सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में क्या अलग तरह से काम करता है? क्योंकि दोनों में दांवों पर अलग अलग चीजें होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं। सिद्धांत तो वही रहता है, पर हाँ, जोर थोड़ा अलग अलग बातों पर होता है, क्योंकि दांव और मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। जैसे सिविल मामलों में मान लीजिए प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मामला है। यहाँ प्रासंगिकता ज्यादातर पार्टियों के अधिकार क्या हैं, देनदारियां क्या हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज, इनको तय करने पर फोकस करती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर लापरवाही, नेग्लिजेंस का केस है, तो ये तथ्य कि उसने अपनी देखभाल की जिम्मेदारी, ड्यूटी ऑफ केयर ठीक से निभाई या नहीं, ये उसकी देनदारी साबित करने के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ। या अगर कॉन्ट्रैक्ट का मामला है तो ये तथ्य कि एक पार्टी ने समझौते की शर्तें, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी की या नहीं, ये नुकसान की भरपाई, डैमेजेस तय करने के लिए प्रासंगिक होगा। ठीक है। और क्रिमिनल मामलों में? आपराधिक मामलों में तो दांव कहीं ज्यादा बड़ा होता है, किसी की आजादी का सवाल होता है। यहाँ प्रासंगिकता अभियुक्त के दोषी होने या निर्दोष होने को साबित करने के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे मान लीजिए हत्या का मुकदमा चल रहा है, तो अभियुक्त का मकसद, मोटिव क्या था, ये उसका इरादा, इंटेंट समझने में प्रासंगिक हो सकता है, जैसा धारा 9 में इशारा किया गया है। मकसद, हाँ। या मान लीजिए चोरी का मामला है, अभियुक्त के पास से चोरी का सामान बरामद होता है, तो ये बरामदगी उसके दोष से जुड़ा एक प्रासंगिक तथ्य हो सकती है, जैसा धारा 6 के इलस्ट्रेशंस में बताया गया है। सिद्धांत तो अब काफी हद तक साफ हो रहे हैं, पर कुछ ठोस उदाहरणों से ना बात शायद और अच्छे से बैठ जाएगी दिमाग में। क्या हमारे पास जो स्रोत है उनमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो इन धाराओं को एक्शन में दिखाते हो? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, देखते उन्हें। उदाहरण 1, फैक्ट्स एंड इशू। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने बी को डंडे से पीटा, जिससे बी की मौत हो गई, और उसका इरादा भी बी को मारने का था। अब इस केस में प्रश्नगत तथ्य, फैक्ट्स एंड इशू क्या होंगे? पहला, क्या ए ने बी को डंडे से पीटा था? दूसरा, क्या उस पिटाई से ही बी की मौत हुई? और तीसरा, क्या ए का इरादा बी को जान से मारने का था? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सारे सबूत पेश किए जाएंगे। ये तो हुए मुख्य सवाल। जी। उदाहरण 2, रिलेटेड फैक्ट्स। अब एक और स्थिति देखिए। मान लीजिए ए ने सी का कत्ल कर दिया है, बी को ये बात पता चल जाती है। अब बी ए को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है, पैसे दो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कत्ल किया है।
यहाँ पर ए का सी को मारना, बी का ये जानना और बी का इस जानकारी के आधार पर ए से पैसे ऐंठने की कोशिश करना, ये सारे तथ्य उस ब्लैकमेलिंग के मामले में प्रासंगिक, रेलेवेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये जुड़ाव साफ दिख रहा है। हाँ। अब कुछ धाराओं के लिहाज से उदाहरण देखते हैं। धारा 9, मकसद, तैयारी, आचरण। जैसे हमने पहले कहा, मान लीजिए हत्या के केस में यह पता चलता है कि अभियुक्त और मृतक के बीच पुरानी गहरी दुश्मनी थी, तो ये तथ्य अभियुक्त का मकसद, मोटिव दिखाने के लिए धारा 9 के तहत प्रासंगिक होगा। ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि उसी ने मारा, पर एक संभावित कारण जरूर दिखाता है। ठीक है। धारा 7, अवसर, कारण, प्रभाव। अब मान लीजिए दो पार्टियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर झगड़ा है और पता चलता है कि उन्होंने पहले भी कई बार मिलते जुलते कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो उन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की जानकारी वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए धारा 7 के तहत प्रासंगिक हो सकती है। इससे शायद ये पता चले कि उनका आपस में डील करने का सामान्य तरीका क्या रहा है। अच्छा, पैटर्न समझने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। धारा 6, एक ही समव्यवहार का भाग होना, रेस जेस्टे। एक और उदाहरण, चोरी का मामला है। कोई गवाह आके कहता है कि उसने चोरी के वक्त अभियुक्त को घटनास्थल के पास घूमते हुए, मंडराते हुए देखा था। अब ये देखना सीधे तौर पर चोरी करते हुए दिखना नहीं है, लेकिन ये उस पूरी घटना का, उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा है जो चोरी के आसपास घटी। इसलिए अभियुक्त की वहां मौजूदगी धारा 6 के तहत प्रासंगिक मानी जा सकती है। ये उदाहरण वाकई समझने में काफी मदद करते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के जुड़ाव को कानून अहमियत देता है, उन्हें प्रासंगिक मानता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इसे समेटें, तो ये प्रासंगिकता और फिर स्वीकार्यता के जो नियम हैं, ये आखिर क्यों इतने जरूरी हैं? इनका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि तथ्यों की प्रासंगिकता भारतीय साक्ष्य कानून की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ एक तकनीकी नियम नहीं है, ये असल में ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि अदालतें अपना कीमती समय और ध्यान उन्हीं सबूतों पर लगाएं जो वाकई मामले के फैसले के लिए जरूरी हैं, जो मायने रखते हैं। बीएसए और खासकर उसकी धारा 4 से लेकर 50 तक एक पूरा ढांचा देती है, ये तय करने के लिए कि कौन सा तथ्य कानूनी तौर पर जुड़ा हुआ माना जाएगा, यानी लीगली रेलेवेंट होगा। और फिर स्वीकार्यता के नियम, एडमिसिबिलिटी रूल्स, जैसे धारा 141 और जो हमने अपवादों की बात की, वो एक और फिल्टर लगाते हैं। ये फिल्टर सुनिश्चित करता है कि सुनवाई निष्पक्ष रहे और बेवजह के मुद्दों में या पूर्वाग्रहों में न उलझे। वकीलों के लिए, जजों के लिए और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों के लिए भी इन सिद्धांतों को समझना न्याय देने की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। इन्हीं नियमों के जरिए अदालतें ये पक्का कर सकती हैं कि सिर्फ प्रासंगिक और स्वीकार्य सबूतों पर ही विचार किया जाए। ये तार्किक संभावना, मतलब लॉजिकल कनेक्शन, और कानूनी जरूरतें, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बीच एक बहुत सोचा समझा संतुलन है। और यही संतुलन भारतीय न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई और सही फैसले की बुनियाद रखता है। इससे कह सकते हैं न्याय की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो ये थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत तथ्यों की प्रासंगिकता पर हमारी आज की ये गहन चर्चा। ये बिल्कुल साफ है कि कानून कैसे तर्क और नियमों का एक जटिल पर बहुत जरूरी ताना बाना बुनता है, ताकि ये तय हो सके कि किसी केस के नतीजे पर पहुंचने के लिए कौन सी जानकारी वजन रखती है और कौन सी नहीं। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया ये भी सुनिश्चित करती है कि न्याय प्रणाली भटके नहीं, बल्कि मुद्दे पर केंद्रित रहे। इससे सच्चाई तक पहुंचने की संभावना बढ़ती है और पूरी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और भरोसेमंद बनती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। जरा सोचिए, अगर सबूतों का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ उनकी तार्किक प्रासंगिकता, लॉजिकल रेलेवेंसी के आधार पर होता, बिना कानूनी स्वीकार्यता के इन नियमों और अपवादों के, क्या तब हमारी न्याय प्रणाली ज्यादा न्याय संगत होती, क्योंकि हर तार्किक कड़ी पर, हर लॉजिकल कनेक्शन पर विचार होता? या फिर ये कम अनुमानित और शायद ज्यादा अव्यवस्थित, ज्यादा क्योटिक हो जाती, क्योंकि तब शायद किसी भी दूर के भावनात्मक या भ्रमित करने वाले तर्क को भी अदालत में पेश करने की खुली छूट मिल जाती? इस पर विचार कीजिएगा।